Since the result of CSS 2023 has been announced, we are sharing with you the success stories of the allocated candidates. And today we have with us Sana Shafkat, whose position is 32nd in all Pakistan and has been allocated to Pakistan Administrative Services. Today we'll gain insights about her journey. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, ma'am? Alhamdulillah. Sana, my very first question is, how are the feelings now you know that you have made it? तो कैसी फीलिंग है? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू अल्लाह अलमाइटी। मतलब ये बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग रहा मेरे लिए ये जर्नी, लेकिन एट द एंड अल्लाह ताला ने मुझे इसमें सक्सेस दी, सो आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना टाइम लगा रजिस्टर करने में दैट यू नो द रिजल्ट इज देयर और जी, अब जी। ये यू हैव मेड इट, और सेलिब्रेट कैसे किया? सबसे पहले किसने बताया? एक्चुअली मैम, आपको पता है जब रिज़ल्ट आया तो वीकेंड था और हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि सैटरडे संडे को भी रिज़ल्ट आ सकता है। सो मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी मुझे विज़िट करने, मैं बस उसके साथ बिज़ी थी और मेरे एक सर हैं जिन्हें मैं ऐसे इवैल्यूएशंस कराती थी, तो उनका मैसेज आया हुआ था मुझे, तो मैंने फ़ोन उठाया, देखा उनका मैसेज था, हाय कांग्रेचुलेशंस 32nd पोजीशन। सो आई वाज सरप्राइज्ड 32nd में, पंजाब से चूँकि मेरा डोमिसाइल है बिल्कुल, और आपको पता है पंजाब से लोकेशन ज़रा मुश्किल होती है। जी, बिल्कुल। तो बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। फिर मैं जल्दी से गई, व्हाट्सएप ग्रुप खोला तो सर जास्ट्रा का मैसेज आया हुआ था दैट रिजल्ट इन अ व्हाइल। फिर साथ ही एक कैंडिडेट ने लिस्ट शेयर की हुई थी। लिस्ट खोली तो पहले ही पेज पे मेरा नाम था। सो बहुत आई वाज ओवरवेल्म्ड, बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुझे एकदम से यकीन है और मुझे लगा ये डॉक्यूमेंट फेक है। चूँकि रिजल्ट वाज डिलेड, तो मुझे लगा शायद किसी स्टूडेंट ने ऐसे ही बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ किडिंग उसने ना कुछ एडिट करके भेज बिल्कुल। दिया। फिर मैं वेबसाइट पे गई एफपीएससी की, दोबारा से रिजल्ट डाउनलोड किया, चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंट से सेम डॉक्यूमेंट था वो, और 32nd नंबर पे था। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत अच्छी फीलिंग थी। फिर जल्दी से घर कॉल की, सबसे पहले अम्मी को बताया, अब्बू को बताया, सबसे पहले पेरेंट्स को मैंने इन्फॉर्म किया। हाँ, दिस इज समथिंग दैट यू जी, वांट जी, टू शेयर विद योर एग्ज़ैक्टली, लव्ड वंस। एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छा लगा, वो भी बहुत खुश हुए और बस उसके बाद वो एक सिलसिला शुरू हो गया कि कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक चल रहा है। ऑलराइट। सो सना, प्लीज वॉक अस थ्रू योर जर्नी। कैसे स्टार्ट किया? इंस्पिरेशन क्या थी? और आप सिविल सर्विसेज की तरफ कैसे माइल हुई? एक्चुअली मैम, मेरा बैकग्राउंड है केमिस्ट्री का, मेरा बैचलर्स है, एमफिल भी है केमिस्ट्री में। मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ है 2019 में। सो जब मैं बैचलर्स कर रही थी ना, तो देयर वाज दिस थिंग इन माय माइंड दैट आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब ड्यूरिंग माय टाइम एट कायद आज़म यूनिवर्सिटी मैं ऑब्जर्व कर रही होती थी अपने सराउंडिंग्स में, स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, फिर फैमिली की बातें होती हैं, बहुत सारा एक्सपोजर था। सो मैं ऑब्जर्व करती रहती थी कि किस तरह के करियर्स हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे हमेशा ये चीज़ क्लिक करती थी कि नहीं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। सो वो जो एक चीज़ थी ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली, उसने फिर जब चूँकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड से कोई भी सिविल सर्विसेज से एसोसिएटेड नहीं है, सो मुझे नहीं पता था सीएसएस के बारे में। हाँ, बैचलर्स डिग्री के दौरान जब पता चला, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, दिस इज़ द थिंग दैट आई वाज़ लुकिंग फॉर, तो मुझे सीएसएस करना है। सो इट्स ट्रू दैट जो आप करना चाहते हैं वो एक इनर कॉलिंग के थ्रू आपको एग्जैक्टली, गाइडेंस मिल एग्जैक्टली। रही होती है। तो फिर आपने स्टार्ट किस तरह से लिया? यू स्टार्टेड जस्ट आफ्टर योर ग्रेजुएशन या थोड़ा टाइम लिया? किस तरह से? एक्चुअली मेरा एमफिल कंप्लीट हुआ 2019 में। उसके बाद बस कुछ चीज़ों में उलझी रही, मैं इमीडिएट तो एग्जामिनेशन नहीं दे सकी सीएसएस का। लेकिन ये था कि बस एक चेक करती रहती थी किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शनल क्या हैं, कंपल्सरी क्या हैं। तो मैंने एग्जैक्टली जो प्रिपरेशन स्टार्ट की 2021 में की। जो Right. 2021 वाला ईयर था वो मेरा प्रिपरेशन में गया। सो 6 to 8 मंथ्स मैंने बिल्कुल बैठ के घर पे सीएसएस के लिए पढ़ा है। ठीक है। फिर मैंने 2022 की अटेम्प्ट दी, तो Right. अनफॉर्चुनेटली फ्लंक्ड ऐसे। Yeah. लेकिन अदरवाइज मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, 700 प्लस था। सो उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेशन दी, क्योंकि आपको पता है 700 प्लस इज़ रियली गुड स्कोर इन सीएसएस। बिल्कुल। और उसी साल मैंने पीएमएस भी दिया। पीएमएस में भी सेम यही हुआ कि एक सब्जेक्ट मेरा रह गया, लेकिन स्कोर वाज रियली गुड, अगेन 700 प्लस। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा स्कोर इतना अच्छा है कि मुझे एक और दफ़ा ये करना देना है। चाहिए। फिर 23 वाला अटेम्प्ट दिया, सीएसएस पीएमएस, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों क्वालिफाई हो गए। और बस फिर पीएमएस में आई कुडंट गेट एलोकेशन, मेरा मेरिट नंबर था 46। लेकिन अगेन उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अगर मैं पंजाब में 46 नंबर पे हूँ, तो इट मीन्स कि इंशाल्लाह सीएसएस में तो एलोकेशन कंफर्म होगी। तो सना, डू यू थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट जो फेलियर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता है? मोस्ट ऑफ आवर एस्पिरेंट्स गो थ्रू दिस जी, फेज। जी। आपको पता है कि अनसर्टेनिटी होती है, 2% ऑफ द कैंडिडेट्स
कैन पास दिस एग्जैक्टली एग्जाम। तो वो जो एक स्ट्रगल होती है जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि मैंने ये कंटिन्यू करना है, वो आपको फेलियर से भी एक मोटिवेशन मिलती है। प्लीज व्हाट्स योर बिल्कुल टेक ऑन दैट? बिल्कुल ऐसा ही है मैम। अब मेरे जो मेरा पहला, जैसे मैं बता रही हूँ, अटेम्प्ट में मेरा 2022 में CSS PMS दोनों में रिटर्न ही क्लियर नहीं था। लेकिन वो जो स्कोर देख के एक मोटिवेशन थी, वो मेरे लिए मोटिवेशन थी कि मेरा एंड गोल जो है ना, मैं कहीं उसके आस पास हूँ। सो जो भी फेलियर, जो भी सेटबैक आया, इट मोटिवेटेड मी कि नहीं, करना है, आप बहुत क्लोज हो। फिर अगेन PMS ने मुझे दोबारा मोटिवेट किया। और वो एक कोटेशन है कि नोबडी केयर्स अबाउट योर स्टोरी अंटिल यू सक्सीड। सो ये एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में चलती थी कि स्टोरी तो सबकी है, लेकिन सक्सेस इज द फाइनल पॉइंट। जब आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे तो फिर बात बनेगी ना। सो हर जो सेटबैक आया, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे साथ बहुत सपोर्टिव फैमिली जो है, वो सपोर्ट सिस्टम था, मेरा बहन भाई अम्मी, वो बहुत मोटिवेटिंग रहा है सारा, मेरे फ्रेंड्स कोलीग्स। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखा है कि जिन्होंने मुझे हमेशा कहा कि नहीं, तुम ये कर सकती हो, करो, बस थोड़ी सी कोशिश हो, मतलब यू आर नियर टू योर गोल, बस थोड़ा सा कोशिश। सो अल्हम्दुलिल्लाह बस इस तरह करके तो इन जो है सेटबैक्स थे, उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया टुवर्ड्स माय डेस्टिनी। मेरा भी यही मानना है कि वंस यू सी का पाथ, तो उस पे फिर लाइट्स और पिलर्स आपकी गाइडेंस के आपको मिलते रहते हैं। और सना, just tell us about your strategy to opt the optional subjects. Mashallah, securing 32nd position from Punjab is a hallmark. तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी हाई स्कोर करने के लिए? मैम उसमें ये था कि ऑप्शनल्स के लिए जो सिलेबस गिवन है या जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, सिंपली मैंने वो देखी और मैंने इस बेस पे चूज़ किया कि मुझे किन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट हो रहा है। राइट। सो सोल थिंग जो थी वो मेरा इंटरेस्ट था। अब मुझे बहुत से लोगों ने कहा, फेलो एस्पिरेंट्स ने, फ्रेंड्स ने, कि डोंट ऑप्ट केमिस्ट्री इज़ नॉट स्कोरिंग। तो आप पंजाब से हो, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आई न्यू कि मेरे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं। मेरा MPhil है, मुझे पता है कि केमिस्ट्री का पेपर में, और फिर पास्ट पेपर्स भी देखे तो मुझे लगा नहीं। सो मेरा इंटरेस्ट था। देखिए, आपको, हर कैंडिडेट को ना अपने बारे में ये नॉलेज होना चाहिए, अपने प्लस माइनस का पता होना चाहिए। अब हिस्ट्री मुझे पता है कि मुझे कभी भी नहीं आ सकती। सो मैंने बहुत रिफ्रेन किया कि नहीं, हिस्ट्री के सब्जेक्ट मैंने कोई भी ऑप्ट नहीं करना, कि मुझे पता था मैं हिस्ट्री नहीं कर पाऊंगी। सो मैंने केमिस्ट्री ऑप्ट किया। पॉलिटिकल साइंस अगेन मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इंटरेस्ट के बेस पे मैंने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया। पंजाबी चूज़ किया, चूँकि मैं पंजाब से हूँ, हम पंजाबी स्पीकिंग हैं। और पोइट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, और आपको पता है पंजाबी में आधा तो सिलेबस इट्स अबाउट पोइट्री। फिर जेंडर स्टडीज़ अगेन मुझे इंटरेस्टिंग लगा। तो सोशियोलॉजी वाला चूँकि ग्रुप ऑलरेडी, उसमें से मैंने पंजाबी ऑप्ट कर लिया था, तो लास्ट जेंडर स्टडीज़ था। सो सोली इंटरेस्ट की बेस पे मैंने अपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए। तो सना, where does this confidence come from? Because you know कि social media का time है and everyone is giving you pieces of advice, and it gets at times confusion हो जाती है कि क्या opt करें क्या ना करें। तो ये जो confidence था कि अपने interest की base पे मैं सही decision ले रही हूँ, what do you suggest to aspirants to inculcate in themselves कि वो ये confidence ले के एग्जाम में जाएं? मैम मुझे लगता है कि अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब मेरा इंटरमीडिएट तक जो मेरी एजुकेशन है वो JLM से थी। जब मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बैचलर्स में एडमिशन लिया तो बहुत एक गैप था। मुझे अब याद आता है कि मेरा मैट्रिक भी उर्दू मीडियम था। मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी मैंने मैट्रिक में उर्दू में पढ़े हुए थे। और फिर आपको पता है आगे डिग्री सारी और इंटरमीडिएट जो है वो इंग्लिश मीडियम था। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि मैं कर सकती हूँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये नेचुरली मेरे अंदर चीज़ थी। और दूसरा, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा, नेचुरल थी, और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा इस चीज़ को फिर एम्फसाइज़ किया कि नहीं, आप कर सकती हो, कर सकती हो। बहन भाइयों ने हमेशा, अच्छे फ्रेंड्स मिले, और ये जो एक सपोर्ट आती है ना, एक इंटरनल आपको जब कॉन्फिडेंस होता है, और एक बाहर से सपोर्ट का मिलना, तो इस तरह से CSS एक चैलेंज था जो मैंने अपने आप को दिया था कि मैं अपने तरीके से, अपने स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हुए ये एग्ज़ाम दूंगी। और उसके लिए फिर मैंने किसी एकेडमी को भी कंसल्ट, मतलब सेल्फ स्टडी के थ्रू सारा। सो एक चैलेंज था ये मेरे लिए कि मैंने ये अचीव करना है। All right. And मैम, during this whole journey there comes time जब आप ना थोड़े से ऊपर नीचे आपके डिसीजन जो है वो थोड़ा सा डगमगा रहा होता है। और मैं जितने भी कैंडिडेट से बात करती रही हूँ, उनकी कोई ना कोई एक यूनिक स्ट्रैटेजी होती है टू बूस्ट देमसेल्व्स, टू जस्ट कोई पेप टॉक देता है, कोई मिरर प्रैक्टिस करते हैं। सो व्हाट वाज योर वन स्ट्रैटेजी टू एट टाइम्स जब आपको हार्ड वर्क करते हुए लग रहा होता था कि प्रोबेबली ये अनसर्टन है, सक्सेस मुश्किल है, तो क्या करती थी उस टाइम? मैम ऐसा ही है, बहुत दफ़ा लगता है कि मुश्किल है और सेटबैक्स होते हैं, लेकिन मैं ब्रेक ले लेती थी।
जब मुझे लग रहा होता था कि नहीं अब मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो इवन जब आप फिर पढ़ भी रहे होते हो ना तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, वो बस आप टाइम किल कर रहे होते हो। तो उस टाइम में मैं ब्रेक ले लेती थी पढ़ाई से, बिल्कुल अलग से घर चला गया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, दोस्तों से मिल लो। तो फिर उसके बाद मेरा जो एक ये स्ट्रैटेजी रही है ना कि हमेशा आपकी नज़र आपके एंड गोल पे होनी चाहिए। सो मैं फिर रिकॉल करती थी कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। फिर मैं रिकॉल करती थी कि अच्छा वो गोल है, उसको मैंने अचीव करना है, इसलिए मैं ये स्ट्रगल कर रही हूँ। सो फिर जब आपको गोल नज़र आता है ना, वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलती है। तो फिर थोड़ी सी ब्रेक के साथ मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेती थी। ऑलराइट, वो इमेजिनेशन इटसेल्फ जो है ना, एड्रेनलिन रश आपके अंदर ले आती है अगर आप बिल्कुल। किसी चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल करें। एंड टेल अस अबाउट जो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे आपने बताया कि आप एक लॉन्ग उससे गुजरी हैं, मल्टीपल एग्जाम्स बैक टू बैक आपने जी। दिए। तो एक टाइम एट टाइम्स आपको लगता है कि ना टाइम रिस्ट्रेंड है, बहुत सी चीज़ें सीएसएस के लिए डिफरेंट हैं, फिर पीएमएस के लिए डिफरेंट हैं। तो आप क्या गाइड करेंगे कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलें ओवर द इयर्स, क्योंकि लोगों ने मल्टीपल एग्जाम्स देने। जी, जी। उसके लिए मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने सीएसएस दिया या पीएमएस, मैंने सिलेबस सामने रखा हुआ होता था और टॉपिक वाइज मैं प्रिपरेशन करती थी। आप फोकस्ड रहें, मतलब माना कि सीएसएस पीएमएस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट यू नीड टू बी फोकस्ड। एक्स्ट्रा चीज़ें ना पढ़ें। अगर आप पढ़ें बहुत अच्छी बात है, पढ़ना इज़ ऑलवेज गुड, लेकिन अगर आपके पास टाइम रेस्ट्रेंट है ना, तो फिर आप फोकस्ड रहें। तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ती थी और आपको पता है मुश्किल हो जाता है ना कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर करना, तो मैंने कुछ चीज़ें एक्सक्लूड कर दी थी जो मुझे लगता था कि मैं इन पे चाहे जितना मर्जी टाइम इन्वेस्ट कर लूँ, लेकिन एट द एंड ये मुझे इतना आउटपुट जनरेट नहीं कर सकती। तो मैंने वो टॉपिक्स, हर सब्जेक्ट का मैंने 70 to 80% कवर किया था। सो 20% ऑलमोस्ट मैंने छोड़ा हुआ था। सो वो आप चूज करें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से टॉपिक्स और बस उनके ऊपर फोकस्ड रहें। आगे पीछे आप जब डिस्टॉर्शंस होंगी ना इधर उधर, तो फिर टाइम एक्स्ट्रा लगता है। What I'm getting from your discussion is कि आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यू नो कि कुछ टॉपिक्स जो हैं जितना भी आप उनमें इन्वेस्ट कर लें, शायद आप उनको नहीं लिख पाएंगी या उनमें इतना अच्छा आप अटेम्प्ट नहीं करेंगी। सो यू फोकस मोर ऑन द थिंग्स दैट यू नो दैट यू फेल्ट। ये सेल्फ एनालिसिस भी दिस इज द की जो कि एक कैंडिडेट को डिफर कर देती है। इनफैक्ट मैंने इस तरह किया हुआ था कि मैंने एनालाइज किया कि मुझे एट द एंड तो मार्क्स चाहिए ना, चाहे वो एसए से आ रहे हैं, चाहे वो जनरल साइंस से आ रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस से। तो मैंने वो एरियाज मार्क कर लिए जिनमें मैं स्ट्रांग थी। जैसे जनरल साइंस और एबिलिटी का पेपर, जो कि वो जीके 300 का कलेक्टिव होता है, लेकिन जनरल साइंस और एबिलिटी में मैं ज़्यादा स्ट्रांग थी, चूँकि मेरा केमिस्ट्री साइंसेस का बैकग्राउंड है। मैंने उस पर ज़्यादा मेहनत की। करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर बस नॉर्मल। इसी तरह मैंने जो मुझे पंजाबी था, पंजाबी पे मैंने बहुत फोकस किया। तो मुझे लगता है हर कैंडिडेट को चाहिए कि वो अपने कोर कंपैरेटिव एरिया को पहले आइडेंटिफाई करें और फिर उस एरिया में मेहनत करें। देखिए ऐसे पास कर लें, इट्स इनफ। ऐसे में आपको 80 तो नहीं मिल सकते। सो बी रियलिस्टिक। आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो मार्क्स आपको गेन कराएं और जो कि जहां आपका अपना इंटरेस्ट भी हो, जिनका आपका बैकग्राउंड है, जिनमें आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ना करें कि जहां से आपको आउटपुट नहीं मिल सकती। बिल्कुल, आई एग्री टू दैट। एंड सना, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज, जो कि रिटन के बाद की फेज आती है। तो अब ज़्यादा खुशी रिटन के रिजल्ट की आई थी या इंडक्शन के रिजल्ट की? फाइनल रिजल्ट की ज़्यादा खुशी थी। रिटन ऑल्दो पास हो गया था, लेकिन स्टिल इट वाज अनसर्टेन कि एलोकेशन होती है नहीं होती। सो फाइनल रिजल्ट की बहुत ज़्यादा खुशी थी। एंड टेल मी कि प्रिपरेशन इंटरव्यू के लिए कैसी की? बिकॉज वो एक टाइम होता है जब आपको अपने मार्क्स नहीं पता होते, सो यू आर मोर फोकस्ड कि अब वो 300 मार्क्स जो हाथ में उनकी प्रिपरेशन करें। तो व्हाट वर योर स्ट्रेटजीज? अच्छा, इंटरव्यू को पहले तो जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन वाला एक फेज आया, 2-3 दिन तो रिटन की बहुत खुशी रही सोचा ही नहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में। लेकिन जब प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो लगा कि ये रिटन से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिटन में यू हैव 3 आवर्स, आप कुछ सोच सकते हो, आप कुछ भी लिख दो ना, कोई सामने थोड़ी बैठे कि आपको जज कर रहा है। लेकिन इंटरव्यू में आपके सामने पैनलिस्ट बैठे हैं, सो आपने बहुत उनको लॉजिकल जवाब देना है और कम टाइम में देना है। तो पहले तो ये एक फियर आया कि ओ माय गॉड ये। अच्छा, फिर साइंसेस, ये एक नेचुरल बात है। मैंने ऑब्जर्व किया कि साइंसेस के जो बैकग्राउंड के लोग हैं ना, वो वैसे ही बेचारे डरे डरे रहते हैं कि हमारा तो सोशल साइंसेस से कोई लेना देना नहीं है, तो पता नहीं हम कर पाएंगे। क्योंकि इंटरव्यू इज लाइक वाइवा ना, लेकिन वो वाइवा सोशल साइंस का वाइवा है। और अच्छा, फिर मेरी स्ट्रेटेजी उसके लिए ये रही कि जैसे ही इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, अच्छा लकीली मेरा इस्लामाबाद फेज 2 में था, which was the last phase, तो मुझे काफी टाइम मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, this was a blessing कि मुझे बहुत टाइम मिल गया ना उसकी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, अब जब स्टूडेंट्स अपना शेयर कर रहे थे इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो मैं वो इंटरव्यूज प्रिपेयर करती थी। चूंकि इंटरव्यू बहुत ओपन एंडेड है, तो मुझे लगा मैं कोई बुक उठाऊं, पढूं,
पता नहीं उससे रिलेटेड कुछ पूछे नहीं। बिल्कुल। सो मैं वो इंटरव्यूज़ प्रिपेयर करती थी। अगर किसी स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा है ना उसका एक डायमेंशन, तो मैं कोशिश करती थी कि मैं उसके 2-3 डायमेंशंस पढ़ लूँ। जितना मैं एब्जॉर्ब कर सकती हूँ, जितना मुझे समझ आ रहा है उस हिसाब से मैं उसी Right. क्वेश्चन के मल्टीपल डायमेंशंस प्रिपेयर कर लूँ। तो ये सारे इंटरव्यूज़ तो खैर मैं नहीं कर सकी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ थे, जी। लेकिन काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैंने प्रिपेयर किए जो मुझे लगा कि मेरे सब्जेक्ट्स के हिसाब से मुझसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये स्ट्रैटेजी बहुत बहुत अच्छी रही कि इसने मुझे बहुत हेल्प किया फाइनल इंटरव्यू में। काफ़ी सारे क्वेश्चंस वही डायमेंशंस थी, वही बातें हो रही थी। देयर इज ऑल्सो वन डिफरेंट थिंग कि आपका नॉलेज आप पढ़ने से तो आ जाता है, जी, बट वो जो डिलीवरी होती है, स्पॉन्टेनियस डिलीवरी, बिल्कुल। उसके लिए आपने क्या प्रैक्टिस की? उसके लिए मैम जब मैं आंसर लिखती थी ना किसी भी क्वेश्चन का, तो मैं अपने माइंड में ये एक स्केच बनाती थी कि अब ये सवाल मुझसे पूछा जा रहा है और मैंने अब इसको आंसर करना है। सो मैं उसको हर क्वेश्चन को तो नहीं, लेकिन टाइम के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को फिर मैं वर्बली प्रैक्टिस करती होती थी कि मेरे सामने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं और अब मैं इसका आंसर कर रही हूँ। सो वो एक स्केच बन जाता है। आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक लॉजिकल जवाब दें और प्रायोरिटाइज करें कि क्या पॉइंट पहले बताना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है जो आप पैनलिस्ट को बताना चाहते हैं और लीस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो कि आप छोड़ भी सकते हैं। सो मैं स्केच करती थी इसको कि मैंने इस तरह से आंसर डिलीवर करना है। ऑलराइट। एंड एनीथिंग मेमोरेबल फ्रॉम द फाइनल डे? कोई आपको मेमोरी याद हो उस दिन क्या हुआ? वर यू इन स्ट्रेस, या अंदर जाते हुए फर्स्ट एक्सप्रेशंस क्या थे? अच्छा, वो जो दिन था वो तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है। सारी रात मुझे नींद ही नहीं आई। मैं कोई 3-4 बजे शायद सोई और बस आधे घंटे के लिए सोई और फिर दोबारा उठ गई। बहरहाल उसमें ये था कि आई वाज़ द फर्स्ट कैंडिडेट। तो ये एक तरह से अच्छा रहा। मतलब मैंने खुद को बजाय इसको स्ट्रेस लेने का, इस बात का मैंने खुद को कन्विंस किया कि ये अच्छा है। आप भी फ्रेश हो, पैनलिस्ट भी फ्रेश हैं, सुबह का टाइम है, बजाय इसके कि वेटिंग। तो एक अच्छा पहला आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फिर वहाँ जाके बहुत खुद को कंपोज़ रखा और जो बाकी ग्रुप के लोग आए हुए थे उनसे डिस्कशंस की, बातें-शातें की, खुद को थोड़ा कंफर्टेबल किया। और मेरा इवन मॉक इंटरव्यू से भी ज़्यादा जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा जो रहा ना, वो असल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। कि जैसे ही मैं गई, अच्छा पैनलिस्ट दे वर वेरी फ्रेंडली, बहुत कोऑपरेटिव थे, बहुत आपको कंफर्टेबल कर रहे थे। चेयरमैन साहब ने जाते साथ पूछा, आर यू ओके, कोई नर्वस तो नहीं है, बस कंफर्टेबल हो जाएं, कोई मसला नहीं। बस मुझे नहीं लगा कि मैं जाते साथ बस ठीक हो गया था, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन गया था, एक बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन गया था। और माई इंटरव्यू वॉज मोर ऑफ अ डिस्कशन। तो उसमें कोई ऐसा मुझे नहीं लगा कि ऑब्जेक्टिविटी थी कि ये सवाल इसका फौरन जवाब, इस तरह से नहीं था। मतलब एक डिस्कशन टाइप थी। एक बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का। ऑलराइट। एंड उन्होंने आपसे पूछा फिर कोई शेर वगैरह भी पूछा, या जी शेर भी इख्तिताम पूछा। कैसा हुआ? अच्छा, पोइट्री में मुझे वैसे भी इंटरेस्ट है, तो चेयरमैन साहब ने ये लास्ट में मुझसे पूछा कि आपके फेवरेट पोइट्स कौन है, तो मैंने 2-3 बता दिए। अब आई वाज थिंकिंग कि ये मुझसे इन्हीं की पोइट्री पूछेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं, लेट्स टॉक अबाउट इकबाल। सो आई वाज लाइक नहीं, इकबाल तो बहुत मुश्किल है। खैर इकबाल पे डिस्कशन हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी पे डिस्कशन हुई, फिर उन्होंने एक शेर भी सुना मुझसे इकबाल का। तो वो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑलराइट। एंड फाइनली, हु वुड यू लाइक टू डेडिकेट योर सक्सेस टू? कोई आपके जो सपोर्टिंग फैक्टर्स आपने पहले भी बताए हैं, बट फाइनली इन द फाइनल कमेंट्स। ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं, बहुत दुआएं की हैं और मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैं अपने घर से आई एम इनफैक्ट लिविंग अवे फ्रॉम माई फैमिली राइट नाउ। और पिछले 2-3 साल से ऐसा ही है कि मैं जॉब कर रही हूँ, एमफिल के बाद से मैं पढ़ा रही हूँ और साथ साथ CSS कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे हमेशा, अच्छा मेरी पहली अटेम्प्ट नहीं हुई तो उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप दूसरी अटेम्प्ट दो, कोई इसमें इशू नहीं है, अगर एक में नहीं हुआ तो इंशाल्लाह दूसरी में हो जाएगा, मतलब तुम करना चाहती हो तो करो। एक तो वो जो सपोर्ट घर से मिली और दूसरा दुआएं। मुझे लगता है कि दुआओं का और फिर पेरेंट्स की दुआएं आपकी ज़िंदगी में, आपकी सक्सेस में दुआओं का बहुत ज़्यादा रोल है। सो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतनी दुआएं की। मैं अपनी अम्मी से कहती होती थी कि पंजाब के ना सीट्स बहुत कम हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कहती थी तुम्हें कितनी सीट्स चाहिए, एक ही सीट चाहिए ना, तो तुम्हें तो एक ही चाहिए, तो एक मिल जाएगी, डोंट वरी। So obviously, I would like to dedicate this success to my parents. एंड टू द पीपल हु आर वाचिंग यू, आपके इलाके के लोग और जी। आपके पूरे मुल्क के इनफैक्ट बिल्कुल। स्टूडेंट्स जो है वो इंस्पिरेशन लेंगे आपसे, सो एनीथिंग फॉर देम। अच्छा, एक मेरा मैसेज है कि मैंने सोचा था कि आई वुड बी द फर्स्ट वन टू डू CSS इन माई फैमिली, और नॉट ओनली फैमिली बल्कि मेरे सराउंडिंग्स में, पूरे एरिया में। अगर आप कुछ सोचते हैं ना, अगर आप डिटर्मिन्ड हो जाते हैं किसी एक चीज़ के ऊपर, तो अल्लाह ताला आपकी हेल्प करते हैं, आपके सराउंडिंग में सब चीज़ें हेल्प करती हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डिटर्मिनेशन। अगर आपने सोचा है कि आपने कुछ अचीव करना है तो बी डिटर्मिन्ड, उसके लिए स्ट्रगल करें।
आप उसके लिए स्ट्राइव करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ज़िंदगी में डिटर्मिनेशन है। Thank you so much, Sana, for being with us थैंक today, यू मैम, and good luck for the future थैंक यू endeavors. वेरी मच।